सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं रमेश बिरादर, GFGC महाविद्यालय चिड़गुप्पा, आप सभी लोगों का मैं स्वागत करते हुए आज के इस सत्र में हम BSc थर्ड सेम हिंदी, बेसिक हिंदी जो इस पाठ्यक्रम में आया हुआ आंगन में एक वृक्ष का छठा भाग यानी छठा अंश हम यहाँ पर मेरा आज का ये वीडियो सिक्स्थ वीडियो आज मैं आपके सामने हाजिर कर रहा हूँ और सभी लोगों को मैं इस सत्र के पाठ में आमंत्रित करते हुए हम थोड़ा सा बैक जाएंगे, यानी पिछले सत्रों में जाएंगे। तो चंदन भाई साहब जो पिताजी के गुस्से का कारण बन गया था और लेखक को यहाँ समझ में नहीं आ रहा था कि चंदन मुरादाबाद में क्यों रहता है, ये हमारे राजापुर में क्यों नहीं रहता, हम लोग बीसलपुर से राजापुर क्यों आए, इन सब का उत्तर पिछले सत्रों में लेखक को मिलता है। दुष्यंत कुमार जी इस उपन्यास के लेखक हैं जो अपने ही जीवन के बारे में, अपने ही बचपन के बारे में वो वहाँ हमारे सामने एक कहानी के रूप में वे रख रहे हैं। तो बात ये हो जाती है कि सभी प्रश्नों का उत्तर मिलते मिलते लेखक इतने हैरान हो जाते हैं कि वो खुद ही जानते हैं। वहाँ पर वहीं कहीं पर वो बोलते हैं कि वो खुद ही जानते हैं कि मैं जहाँ तक इन सब बातों में जानने के लिए मेरा ये छोटा सा शरीर, छोटा सा दिमाग इतना हैरान परेशान हो गया कि मैं इस बारे में जानने तक मेरे तो तोते उड़ गए। यह बात वे खुद कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि पहले सत्रों में देखते हैं कि माँ, लेखक की माँ और पिताजी और चंदन जो भवना जी के पास थे, वे एक झगड़े के दौरान यानी पिताजी को कुछ खाने में कुछ मिलाते हैं भस्म, तो उस भस्म के साथ वहाँ उसको एक कारण बना के वे झगड़ा करते हैं और अपनी माँ को यानी अपनी पत्नी को और चंदन को, दोनों को वहाँ से वो लेकर आते हैं। चंदन अगर से आ गया तो पिताजी का जीत था, तो वो बहुत घबराए हुए होते हैं चंदन आता है कि नहीं, मगर फिर भी चंदन पिताजी के साथ निकलता है। तो वहाँ उनके लिए बहुत बड़ा विजय की बात हो गई। भवना जी इसमें हार गई। जाते जाते भवना जी बोलती है कि चंदन की ख्याल रखो, यानी भवना जी उसकी छोटी माँ है, तो वहाँ चंदन को भी वो बहुत प्यार करती है। मगर यहाँ पर जो बात है, चंदन यहाँ आया तो किसके लिए आया? सबको छोड़कर, मुरादाबाद को छोड़कर, तो मुरादाबाद को छोड़कर इनके साथ क्यों आया? यह बात वो चंदन खुद जानता है कि माँ की ममता ने उसे खींच लाई या पिताजी का वहाँ दुलार जो पिताजी अपने स्वार्थ के लिए किया करते थे। तो उसके बारे में मंडला वाली भाभी वे भी बोलती है कि आपकी वजह से आया चंदन या पिताजी की वजह से? तो माँ बोलती है मुझे नहीं पता, वो तो खुद चंदन ही जानता है। फिर एक प्रश्न आया कि आप लोग मुरादाबाद से निकलकर राजापुर क्यों नहीं आए, यानी आजकल वे राजापुर में रहते हैं, मगर उनका एक गांव, उनका और एक गांव है बिसलापुर की उनकी ज़मींदारी है। तो वे बोलते हैं कि मुरादाबाद से निकलकर आप यहाँ क्यों आए? भाभी पूछती है यहाँ क्यों नहीं आए, आप बिसलापुर क्यों गए?
तब माँ बोलती है कि यहाँ क्या था। एक घर था, वो भी मकान कच्चा वाला था। तो उस दिन जब हम निकले, फिर माँ अपने अतीत में खो जाती है। अतीत में खो जाती है और वो कहती है कि उस दिन हम जब निकले तो वहाँ से हम बाहर आए, घर से बाहर आए चंदन को लेकर। तो मैंने अपने पति से पूछा कि अब क्या। तब पिताजी ने संक्षिप्त में उत्तर दिया कि बिसलापुर। तो माँ ने फिर प्रश्न किया कि वहाँ जाके हम करेंगे क्या। फिर पिताजी ने कहा कि मैं वहाँ जाके खेती करूँगा। बहुत सी ज़मीन बेकार सी पड़ी है, कुछ काश्तकारों का कब्जा है, उसे छुड़वा कर मैं क्या करूँगा, खेती करूँगा। तब माँ बोली अच्छा है, ठीक है। तब माँ बोली तो ठीक है, दूसरा विकल्प जो है हम राजापुर क्यों नहीं जा सकते। तब पिताजी ने बोला वहाँ क्या है। पिताजी ने उत्तर दिया मकान है, वे भी खंडर खड़े हैं, ज़मींदार है, ज़मींदारी है, मगर वहाँ कर्जे है, कर्जे के अंदर ज़मीन फंसी हुई है। जो जितना बचा हुआ ज़मीन है मेरा भतीजा जोत रहा है, वहाँ जाके करूँगा क्या। तब चंदन वहीं पर बैठा हुआ बोलता है आखिर अपना घर है बिसलपुर, वहाँ क्यों नहीं जाए। तब पिताजी को बहुत खुशी हुई, शाबाश बेटे कहकर वे उसकी पीठ थपथपाते हैं और वहाँ बोलते हैं कि ये तो बहुत थोड़ा बहुत जो कर्ज मेरे ऊपर है उसे मैं अदा कर लूँगा, अभी तो यही के पछड़े बहुत है। यहाँ वो बोलते हैं यानी वहाँ जाके क्या करूँ, वहाँ पर थोड़ा कर्ज है वो निकाल लेना है, तो यहाँ पर ही बिसलापुर में ही रहना है। और वहाँ यहाँ पर ही बहुत सारे पछड़े हैं, यानी यहाँ पर ही बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, तो वहाँ जाके क्या करेंगे। यहाँ बात बोलते ही माँ बोलती है यहाँ पर कौन सा पछड़ा है, अभी यहाँ पर क्या है। तब वो रेल में बैठे बैठे हंसते हुए बोलते हैं कि भौना जी जो है वकील साहब के साथ मिलकर वहाँ हमारे ऊपर और एक केस ठोकनी चाहती है कि हम लोगों ने 5 साल से जो नालिश यानी केस ठोकना चाहती है कि जो उनके भौना जी का जो वकील है उसका नाम है शांति स्वरूप, उसे वे ऑलरेडी यानी अब तक उसने यहाँ केस भी दे दिया है कि 5 साल तक उन्होंने ज़मींदारी की जो खेती की काश्तकार की पैसे उन्होंने नहीं दिए, तो यहाँ वो होना बोलकर कर रही हैं, यानी हमें सताने के लिए कर रही हैं। क्योंकि मंदिर के 300 एकड़ ज़मीन का काश्तकार अब मैं ही बन जाऊँगा, क्योंकि उस हलफनामे की वजह से जो पिताजी के जो चंदन के दादाजी ने लिख के रखा था कि चंदन जिसके पास रहेगा उसके पास ही सब कुछ खेत वो सब वही देखेगा, उसके बदले में अगर से भौना जी के पास रहता है तो कोई बात नहीं, अगर चंदन पिताजी के पास रहता है तो भौना जी को थोड़ा से पैसे खर्चे के लिए देना है बस। तो यहाँ उस बिल के हिसाब से लिखा हुआ है। तो वो कहते हैं कि अगर से यहाँ इस खेती जो ज़मीन है वो चंदन मेरे साथ रहा तो यहाँ मेरे सुदरूप में आ गए, तो उसके काश्तकार का जो पैसा हर साल देना है, अदायगी करना है, उसको वो 5 साल पिछले 5 साल से हिसाब करके लेगी। तो यहाँ उसने मुकदमा ठोका है। तो वहाँ बोलते हैं कि वो बहुत अच्छा भी हो गया, क्योंकि 1500 बीघा ज़मीन हमें मिलता है इससे। तो कुछ कोर्ट के कुछ कायदे हैं कि इसके मालक कौन हो गया वही पैसे देना है, काश्तकार हो गया तो वही मालक हो गया। तो इतना हमारा खेत है ये तो मुझे पता चल जाएगा, हमें उसका एक सुदूर तो मिल जाएगा यहाँ केस डालने से, ये बात वो कहते हैं। और थोड़े दिन बाद उनके ऊपर जो ये सोचे थे, जो बातें चल रही थी, वो सच्चाई में आ गई सामने। और लगभग 1 साल तक केस चला, मुकदमेबाजी शुरू हो गई, 1 साल तक चली। मगर वहाँ पर क्या आखिर में एक जजमेंट आ जाता है कि
जमींदार तो चंदन है, काश्तकार है पिताजी, यानी काश्तकार पिता है, जमींदार चंदन है। भोना जी काश्तकार के पास 5 साल के पैसे जो पूछ रही है, अगर से चंदन भोना जी के पास होता तभी वो पूछ सकती थी काश्तकार के पास। मगर यहाँ पर क्या बात हुई, चंदन पिताजी के साथ है तो कोर्ट अदालत ने बोला कि जमींदार बेटा है और काश्तकार बाप है, तो बाप बेटे को पैसे दे या ना दे उसकी मर्जी, बेटा उससे पैसे पूछे या छोड़ दे उसकी मर्जी। ये केस में तो दम नहीं है। और वो भी देखते हैं कि वील में जो लिखे गए थे, जो हलफनामा लिखे गए थे उनके पिताजी यानी चंदन के दादाजी, उसमें भी वो भोना जी को कुछ नहीं देके गए थे। तो यहाँ सब कुछ देखकर कोर्ट ने उस केस को खारिज कर दिया। तो यहाँ बात होने के बाद बीसलपुर में वे काश्तकारी करने लगे, ज़मींदारी करने लगे। ज़मीन को उन्होंने बोया, फसल उगाई और दिन प्रतिदिन वहाँ पर आगे बढ़ते गए। बीसलपुर से पैसे की कमी नहीं पड़ती थी। भाई साहब की ज़मींदारी वसूली के अलावा खेती में भी इतना ज़बरदस्त आमदनी थी कि कुछ दिनों में रुपये खेलने लगे और उनका जो घर है डेरा वो पक्का हो गया। राजापुर का मकान भी उन्होंने अच्छा बना लिया और ज़मींदारी कर्ज से मुक्त हो गई। यानी राजापुर तो वो जाना चाहते थे, जो उनका घर है वो जाने से पहले यहाँ पर बीसलपुर में जो आए थे वहाँ से जो पैसे उन्होंने कमाए उससे घर बना लिया, डेरा पक्का कर दिया, राजापुर का मकान भी अच्छा बना लिया, ज़मींदारी का जो छोटा मोटा कर्ज था वो भी कर्ज मुक्त हो गए। 20 बैल की खेती और ख़रीद लिए। फिर भी पैसे आने ही लगे थे। तब माँ ने जेवर बनवाए, कंगन बनवाई, बाजूबंद बनवाया, मटर माला बनवाई, ऐसे कई उन्होंने सोने के चीज़ें बनवाई और माँ सोने से लद गई जैसे। मगर थोड़े ही दिनों बाद फिर हालात ख़राब हो गए, जैसे कि खर्चा बहुत होने लगा। पैसे की कमी तो फिर भी नहीं थी, मगर पैसे पानी की तरह बहने लगा। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही बताया था, जब तक चंदन पिताजी के साथ है तब तक ही पिताजी का काम चलेगा। मतलब चंदन भोना जी के पास जाएंगे तो पूरा पैसा उनको देना पड़ेगा। तो इसके लिए पिताजी चंदन का मन गांव में लगा रहे, यहाँ सोचकर उन्होंने क्या किया, गांव में नटनियों के डेरे आने लगे। यानी अभी हम कहते हैं डांसर्स, चंदन के दिल बहलाने के लिए खुद पिताजी ने बुलवाया। देखिए बच्चे को खराब उन्होंने ही किया है, इस कहानी में वही बताना चाहते हैं लेखक। गांव की नटनियों के डेरे आने लगे, नाच रंग का प्रोग्राम और शराब का दौर चलने लगे। माँ ने जो सोचा था सब कुछ अच्छा हो जाएगा, उसका उल्टा होने लगा। माँ इस उल्टे होने में देखती रही और बोली कि यहाँ सब कुछ बहुत गलत हो रहा है। फिर भी पिताजी बोलने लगे, क्यों उसे डांट रही हो? चंदन को वहाँ डांटती थी। क्यों डांटती थी? क्योंकि चंदन का जो तबीयत है, चंदन का जो मन है वो बीसलपुर में लग गई थी। शराब शिकार का चस्का उसे लग गया था। पिताजी ने उसे छूट दे रखी थी कि किसी नटनी के पास भी जा सकता है, नाच रंग में शामिल हो जा सकता है, किसी भी लड़की के साथ वो रह सकता है, कुछ भी खर्चा हो जाए पिताजी ही भरते थे। मुरादाबाद जाने के लिए उसका दिल नहीं लगने लगा। फिर भी कहीं एक बार जाता तो फिर भाग के वापस आ जाता। तब भाई साहब घर में आते ही बहुत कम थे। यानी भाई जो चंदन है वो बिसलापुर में अपने घर को बहुत कम आता था, ज़्यादातर पीकर बाहर पड़ा रहता था। माँ चिल्लाती और डांटती इसलिए। तब पिताजी बोलते, तू चुप हो जा,
तू जरूर उसे यहाँ से भगा कर छोड़ेगी। इस बात को सुनते माँ सहम उठती थी। पिताजी कई बार उन्हें समझाए थे कि चंदन अगर से यहाँ से चले गया तो हमारी परिस्थिति बहुत खराब हो जाएगी, हमारे ऊपर बहुत दूरगामी प्रभाव पड़ेंगे, आर्थिक भी, सामाजिक भी, वैयक्तिक भी। यहाँ बात बार बार माँ को समझाया गया। माँ का दिल ममता भरा हुआ, वो सब कुछ नहीं जानता। अपना बच्चा खराब हो रहा है तो वो नहीं जानता कि यहाँ सब कुछ आर्थिक, सामाजिक, वैयक्तिक माँ की ममता के सामने कुछ नहीं है। फिर भी वो चुप रही, क्योंकि तभी लेखक का पेट में जन्म की तैयारी चल रही। माँ यानी माँ पेट से थी। तब वो पिताजी उसे गाली देते, तू तो रही हल जोता ही। हल जोता है तो हल जोते के जैसे ही सोचती है। अरे चंदन तो जमींदार है, जमींदार का बेटा है, जमींदारों वाला आदतें नहीं करेगा तो क्या धुने जुहाले वाले आदतें करेगा। ऐसे वो पिताजी माँ को बोलते थे। पुराने ज़माने में तो बड़े घरों के लड़कों को तहजीब और आदाब सिखाने के लिए, यानी कैसे बड़े लोगों के साथ रहते हैं, कैसे आदतें अपने बनाते हैं, यहाँ सिखाने के लिए तवायफ़ों के पास ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता था। यह बात भी चंदन के पिताजी ने माँ को कह दिया। तो मेरा बेटा जो कर रहा है वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो गलत नहीं कर रहा है। ये तो ट्रेनिंग दिया जाता है ऐसे बड़े बड़े ज़मींदारों के बेटों को। ट्रेनिंग के लिए तवायफ़ों के पास भेजा जाता है। तवायफ़ का मतलब जो कह सकते हैं, तवायफ़ को हम लोग पेइंग गर्ल्स ऐसा वो कह सकते हैं, पेइंग वुमेन कह सकते हैं। चलो, माँ मैंने अपने मन को मारकर चुप रही। तब मंडली वाली भाभी बहुत बुरा सोचते हुए, यानी उसका उदास माँ मुख करते हुए माँ से पूछती है, यह सब कुछ देखकर आपको बुरा नहीं लगता था? यहाँ बोलने पर माँ जैसे देखने लगी कि बुरा क्यों नहीं लगता, सब कुछ बुरा लगता है, मगर कर क्या सकते। तो वैसे बोलते ही वो फौरन वर्तमान में लौट आई और बोली, लगता तो बहुत कुछ था, मगर क्या कर सकती थी, होठ सीकर रह जाना पड़ता था। सोचती थी पहले मौसी की ममता थी, अब बाप का अधिकार है। मैं ज़्यादा कहूँगी तो लोग सौतेली कहकर मुझे ही बदनाम कर देंगे, इसलिए चुपचाप उड़ती रहती। तो ऐसा कहकर एक लंबी सांस लेकर वहाँ से सकारात्मक या नकारात्मक कुछ भी हो, वहाँ अर्थ निकाल कर वहाँ से वो उठ जाती है और बोलती है कि उन दिनों ये मेरा बेटा जो है वो पेट से था, तो मुझे कुछ नहीं समझ में आता, मैं वहाँ पर चुप रहना ही, मुझे यहाँ उन दिनों पेट में था, इसलिए मेरी वहाँ परेशानी और घुटन इसके स्वभाव में उतर आई है। तो वो बोलती है कि मैं बहुत घुटन से रही उस समय में, ये जो परेशानी और घुटन है मेरे छोटे बेटे के अंदर आ गया है, मेरा जो गुण है उसके अंदर आ गया। तू तो देखती है इसे कैसा खामोश सा रहता है हर वक्त। ये बात माँ मंडली वाली भाभी को लेखक के सिर पर हाथ रखते हुए वहाँ बोलते। फिर दोनों वहाँ से उठते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। तो यहाँ पर इसके बाद तो लेखक को हर एक प्रश्न का उत्तर मिल गया। इतना मिल गया उत्तर कि वहाँ हर एक बात को जानने लगे थे उम्र में छोटे, फिर भी उन्होंने बहुत ही प्रयत्न से चंदन भाई साहब के बारे में और सभी पिताजी के गुण और माताजी का जो ममता है और सब के बारे में उन्होंने जानकारी प्राप्त कर ली थी। यानी जो चंदन बिगड़ गया है उसका कारण क्या है और क्या क्या कहानियाँ हमारे आसपास में चल रहे हैं वो सब कुछ उन्होंने जान लिया था।
मगर उन्हें पता था कि जब भी चंदन यहाँ आता तो हर दिन अभी फिर वापस वो अगले भाग में जिस दिन वहाँ गया था उस दिन को याद करने लगते हैं। यानी जिस दिन पिताजी ने उन्हें मारा था, फिर दूसरे दिन में वो तैयार होकर जा रहा था, फिर उसी दिन को फिर एक बार वो याद करते हैं कि पिताजी चंदन सब सामान देकर जाता है और वापस फिर लौट आता है साड़ी लेकर। दूसरे भाग में है शायद ये। दूसरे भाग में आप देखिए तो साड़ी लेकर वापस आता है, तब बीजी कहता है अपने सौतेली माँ को, बीजी को कहता है, तब वो कहता है कि मैं थोड़े से साड़ियाँ लाया था, थोड़ी धोतियाँ लाया था, उस धोतियों को मैं देना भूल गया था इसलिए मैं वापस आया हूँ, यहाँ बात कहते हैं। तो भाई साहब जब भी जाते, याद करते हैं कि जब भी भाई साहब जाते तो माँ के पास आते, माँ के पास आके वो बोलते कि बीजी एक नोट निकालो। मगर उस दिन लेखक को याद है चंदन भाई साहब ने यहाँ बात नहीं कही, यानी उन्होंने बीजी से नहीं कहा कि एक नोट निकालो। वहाँ माँ जो झट से जाकर अंदर जाकर एक नोट निकाल कर लाकर बेटे के हाथ में देती और वो समझती कि वो प्यार से मेरे पास कुछ लेना चाहता है, उसके पास पैसे की कमी नहीं है, फिर भी मुझसे प्यार से लेना चाहता है, या सोचकर वो पैसे उसके हाथ में देती। मगर सत्यांश यहाँ नहीं था। जब भी चंदन गांव को आता तो पूरे पैसे उड़ा देता, बिसलापुर से लाए हुए भी, यहाँ पर भी जितने भी पैसे उसके पास रहते पूरा पैसा वहाँ फूंक देता, गांव वालों के ऊपर फूंक देता, यार दोस्तों के ऊपर फूंक देता, यार दोस्तों को शहर ले जाता, खिलाता पिलाता, सिनेमा दिखाता और न जाने कितने गुल खिलाता। तो यहाँ भाई साहब जो हर वक्त पैसे पूछने आता तो सही में उसके पास एक पैसे भी नहीं रहते। यह बात उस दिन लेखक को समझ में आई जब भाई साहब वापस आया था उस दिन, यानी चंदन वापस आया था और माँ को साड़ी देकर वो वापस जाते वक्त चंदन को इशारे से बाहर बुलाता है और लेखक को बाहर बुलाता है चंदन, और कहता है कि ये एक छोटी सी चिट्ठी है, इसे मंडला वाली भाभी को, गुलाबी भाभी भी उसे कहते हैं, तो ये गुलाबी भाभी को दे के आना, और दे के आना नहीं, वहाँ से दे के उसका उत्तर भी लेकर आना। यहाँ बात वो कहता है कौन, चंदन लेखक को, और बाहर के गांव के बाहर खड़ा हो जाता है और वहाँ गांव के बाहर खड़ा तांगा लेकर खड़ा हो जाता हूँ, मैं वहीं पर रहता हूँ, तुम जाके यहाँ मेरी बात पहुँचा देना और उसका उत्तर लेकर आना। तब यहाँ सुन के लेखक एक तरह से चौंक उठते हैं और तब वहाँ ठीक है कहकर वहाँ घर को जाते हैं और तांगा बाहर खड़ा करते हैं और वो बोलते हैं उसका जवाब भी लेकर आना और कुछ पैसे भी देगी वह भी लेकर आना, चिट्ठी देना, जवाब लेकर आना और थोड़े पैसे देगी वो भी लेकर आना। तब लेखक बोलते हैं कि उनके पास क्यों, माँ के पास ही बहुत पैसे हैं, माँ के पास ही हम ले लेंगे। तब वो बोलते हैं नहीं यार, मेरे पास तो किराए के लिए भी पैसे नहीं हैं और माँ के पास मैं नहीं लेता हूँ, नहीं लूँगा, पैसे नहीं है तो माँ से ले लिया होते। ऐसे वो बोलने पर वो बोलते नहीं फिर भी तू जा, जल्दी जाके लेकर आ। तब लेखक बोलते नहीं माँ के पास पैसे हैं, अरे मेरे गुल्लक में पड़े हुए दो चार रुपये, तो मैं वहाँ से ही जाके लेकर आऊँगा। तब वो कुछ कहना ही चाहते हैं कि तब उससे पहले ही चंदन झुझला कर बोलता है तुम एकदम बच्चे हो, बात को समझते नहीं हो, जैसे मैं कहता हूँ चुपचाप वैसे करो और जाकर ये चिट्ठी दे आओ। ये बात बीजी को पता नहीं चलना चाहिए। यहाँ कहते हुए फिर और उसे लेखक को छटपड़ाते कहते हुए लेखक को वहाँ
भेज देते हैं ना, छोटे भाई को वो भेजते हैं। और मंडली वाली भाभी आंगन में बैठी हुई धान फटक रही थी। अमरूद के पेड़ के नीचे बहुत सारी चिड़िया बैठी हुई उस धान को खा रही थी, यानी जो छोटे छोटे नीचे गिरे हुए धान को इकट्ठी कर खा रहे थे। चिड़िया वहीं पर च्यूं च्यूं करते हुए वहाँ पर गुन रहे थे। तब भाभी ने लेखक को देखा और वहाँ पर लेखक को देखते ही भाभी चौंक कर वहाँ अपने पास लेखक को बुलाती है और चिट्ठी वहाँ लेती है और वो पढ़ती है और हाय राम ये क्या हुआ है यहाँ बोलते हुए लेखक को कहती है तुम यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। अंदर जाती है, 10-15 मिनट के बाद वापस आती है और एक छोटा सा चिट्ठी और पैसे दोनों गुलाबी भाभी बाहर लेकर आती है। 5-5 रुपए के 5 नोट और वहाँ लाके उसके हाथ में रख देती है और बोलती है कि मुझे आने में थोड़ी सी देर हो गई लाला, मेरी तरफ से माफ़ी मांग लेना उनसे। यह वो बोलती है भाभी। और ये जो उन्होंने बोला था वही बात लेखक जाकर चंदन भाई साहब के सामने कहते हैं और पैसे के हाथ में दे देते हैं और वहाँ से भाई साहब जल्दी में होते हैं तो गांव को निकल जाते हैं। यानी उसका दूसरा ही दिन है ये, जो घटना हुई थी उससे दूसरा दिन ही यह घटना घटती है। फिर बाद में क्या हो जाता है कि 2-3 महीने के बाद चंदन भाई साहब तो यहाँ से चले गए हैं। 2-3 महीने के बाद मुरादाबाद से चिट्ठी आती है कि चंदन भाई साहब को पिछले 2-3 सप्ताह से बुखार है या बीमार है। यहाँ चिट्ठी आती है। वहाँ जो बीमारी का कारण है शराब पीने से आ गया, विलन आ गया। वो शराब पीने से उनकी अतड़ियाँ खराब हो गई हैं, आंतें कट गई है, खून जाता है। फौरन चले आइए, यहाँ खत में लिखा गया है। बीसलपुर से सोरम सिंह का यहाँ खत था, मुरादाबाद से लिखा गया था। यानी सोरम सिंह जो बीसलपुर का खेती करता है वो मुरादाबाद गया था क्योंकि उसे बीमारी का पता चल गया था। तो सोरम सिंह ने पिताजी को पत्र लिखा है यहाँ कि शराब पीने से चंदन की आंतें कट गई है, खून निकल आता है, फौरन चले आए। तो पिताजी पत्र पढ़ते हैं और सोचते हैं कि सोरन भी वहाँ चले गया मगर किसी ने मुझे इत्तिला तक नहीं दिया। 15 दिन से मेरा बेटा बीमार है मगर कोई ने मुझे नहीं बताया। मैं हरगिज़ नहीं जाऊँगा। ऐसे कहते हुए बोलते हैं कि खुदा ना खास्ता मेरे लड़के को कुछ हो गया, इन सारे सालों को मैं बजवाऊँगा, 7 पुश्तों तक डंडे इतने बजवाऊँगा कि 7 पुश्तों तक ये याद रखेंगे। ऐसे वो गुस्सा करते हैं। तब माँ बोलती है कि अब यहाँ बड़े बड़े बातें करने की, शेखी बगाड़ने की वक्त नहीं है। तुम जाओ जल्दी जाके चंदन को क्या हुआ है देखो। क्या बात वो कहती है। इतने में ही मुंशी जी का आगमन हो जाता है। मुंशी जी आ जाते हैं झोला लटकाए हुए, बेंत हिलाते हुए, आंगन के बीच में बूझ आके दाढ़ी पे हाथ सहलाते हुए आके खड़े हो जाते हैं। तो वो सीधे स्टेशन से आए हुए होते हैं। तब पिताजी उन्हें कहते हैं खैरियत तो है। तब अचानक मुंशी जी आंगन में आके खड़े हो जाते हैं। अल्लाह का फजल है वहाँ कहते हैं। तो मुंशी जी को बात करते हैं पिताजी से। वो कहते हैं कि पिताजी ने कहा कि आप अभी आ रहे हो, मुरादाबाद से ही आ रहे होंगे ना? हाँ, क्या मुरादाबाद आते हुए आ रहे हो? यहाँ बात बोलने पर मुंशी जी बोलती है जी हाँ। बाबूजी की तबीयत जरा, चंदन कैसा है? यहाँ सुनते ही चंदन कैसा है कहने पर बाबूजी की तबीयत अब थोड़ा सा सुधर गया है, ऐसा वो कहते हैं। और डॉक्टरों ने कहा है कि उन्हें
थोड़े थोड़े दिन के बाद वो ठीक हो जाएंगे तो उन्हें समुद्र के किनारे लेके जाना पड़ेगा और उनकी अच्छे से अच्छे से उनकी क्या कहते हैं उसे उनकी सेवा करनी पड़ेगी। इस यह बात समुद्र के किनारे लेके जाना पड़ेगा, नहीं तो मुसीबत हो जाएगी, ऐसे वो बोलते हैं। तो समुद्र के किनारे लेके जाना पड़ेगा, जब अच्छे हो जाएंगे तब पिताजी बोलते हैं मैं रात में ही गाड़ी से वहाँ जा रहा हूँ और मगर आपने मुझे पहले इत्तला क्यों नहीं दी। यहाँ भी ये बात मुंशी जी के सामने भी वो कहते हैं। तब मुंशी जी बोलते हैं कि नहीं नहीं, मैं ही खुद यहाँ पर वहाँ पर मैं 2 दिन पहले ही परसों ही वहाँ पर गया हूँ, इलाज सब ठीक हो रहा है, देखभाल भी हो रहा है। तब माँ बोलती है कौन कर रहा है ये सब। तब मुंशी जी नाम लेते हैं भौना जी का, भौना जी हाँ हाँ ठीक है। और कहा वो कहते हैं कि उनकी बीमारी की खबर मुझे बीसलपुर में ही मिल गई थी, मुझे क्यों नहीं बताया। पिताजी ने कहा, फिर बाद में बोले बीसलपुर में ही मुझे चंदन थोड़ा सा बीमार है, ऐसा मुझे बीसलपुर में यहाँ खबर मुझे मिल गई थी, मगर मैंने सोचा कि उसे चुप थोड़ा सा बुखार कुछ होगा, ऐसा मैंने सोचा। अगर इतना बड़ा यहाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ इतना बड़ा हादसा हो जाएगा कि उसकी आंतड़ियाँ खराब हो जाएगी, ये सब कुछ मुझे पता नहीं था। तो इसलिए मैं उसको ज़्यादा बुखार होगा यहाँ सोचकर मैं तहसील वसूल करने लगा था। और ऐसे बोलते हुए झोला माँ की तरफ बढ़ाते हुए इसे रख लीजिएगा माँ जी बोलकर वहाँ उनके हाथ में दे देते हैं। कौन? मुंशी जी। वहाँ इसमें फल और 3000 रुपये हैं। मैं बाबूजी को रुपए देने के लिए गया था, मगर वहाँ के हालात देखकर यहीं ले आए। यानी मुंशी जी बोलते हैं कि मैं उन्हें पैसे देने गया था ये, मगर वहाँ का हालातों को देखकर मैं वो यहीं पर लेकर आया हूँ। तब माँ मुंशी जी का झोला हाथ में लेती है, थोड़ी देर वे उसे हाथ में डालकर घुमाती रहती है, फिर उसमें से सामान निकालती हुई बोलती है फल तो वही दे आते तो ठीक रहता। तब मुंशी जी मुस्कुराए, फल तो उन्होंने ही भिजवाए हैं। यानी फल तो किसने भिजवाए हैं? चंदन ने ही भिजवाए हैं मेरे हाथ से। कह रहे थे कि डॉक्टरों के फल खाने का क्या कहा, भौना जी ने उनके सिरहाने पर फलों का दुकान ही खोल दी। तब वो याद कर रहे थे हमारा लल्लू जो मेरा भाई होता तो पूरा अच्छे से खाना खाता, तो यहाँ याद कर उन्होंने फलों को मेरे पैकेट में या मेरे थैले में डाल दी और मुझे बोला कि वहाँ लेके जाके भाई को दे। तो मुंशी जी फिर मुस्कुराए। तो मुस्कुराते हुए देखा, तब भाई साहब ने पूछा कि भाई साहब कुछ और दिया है क्या? भाई साहब ने मुंशी जी को लेखक पूछते हैं फलों के अलावा कुछ और दिया है क्या? बोलने पर मुंशी जी हंसते हुए बोलते हैं जी हाँ, आपकी वजह से तो मैं यहाँ एक दिन देर हो गई है, मैं आपकी वजह से ही यहाँ आया हूँ। हाँ दिए हैं आपकी वो हेयर गन। तब लेखक बहुत खुश हो जाते हैं और बोलते हैं नहीं मुंशी जी वो हेयर गन नहीं है, एयर गन है। कहाँ है? बोलने पर एयर गन तो है मगर वो मेरे हाथ में नहीं है। जी नहीं, वो इतने दिक्कत से हमें मिली कि बहुत ढूंढा हम लोगों ने, दिक्कत से वहाँ पर मिली कि उसको मैं अपने मेरे बिस्तर में उसे बांध कर लेकर आ रहा हूँ। तो बिस्तर गाड़ी पर है, गाड़ी उधर से आ रहा है, मैं पैदल आया, ऐसे वो कहते हैं। तब गाड़ी के हिसाब लगाते हुए बैठते हैं कौन? लेखक। और इतनी देर में गाड़ी यहाँ आएगी, एयरगन मेरे हाथ में रहेगी, यहाँ वो सोचने लगते हैं। और पिताजी की झंझलाहट भरी आवाज़ इतने सोचते हुए देखते हैं कि वहाँ पर वो याद करते खुश हो जाते हैं कि मेरा एयरगन आ रहा है। तब पिताजी का एक आवाज़ बाहर से निकलती है, अंदर से निकलती है, बरामदे से निकलती है। वहाँ आवाज़ होता है लानत भेजिए साहब इस मनहूस रुपये पर।
ससुर साहब मरहूम की इस जायदाद में एक एक पैसा हराम का लगा है। देखिए इस बात को और एक बार सुनिए। पिताजी जो चंदन के पिताजी हैं और लेखक के भी पिताजी हैं, वो कहते हैं कि लानत भेजिए साहब इस मनहूस रुपए पर। ससुर साहब मरहूम, उनके जो वकील साहब थे उनके बारे में वो कह रहे हैं, ससुर साहब जो मेरे मरहूम थे इस जायदाद में उन्होंने जितना जायदाद इन्होंने बनाया है इसका एक एक पैसा हराम का लगा हुआ है। यानी लोगों को, खुद वो अपने ससुर के बारे में कह रहे हैं, लोगों को हड़प करे पैसा बनाया गया, मैं इसमें से ढोला नहीं लूँगा, मैं एक पैसा भी एक ढेला भी उसमें से नहीं लूँगा, तुम मुझे अपने रुपए में से निकाल कर दो। ये बात उनके हाथ लेखक के कान में सुनाई पड़ी। थोड़ी देर के लिए अंदर चली गई थी, यानी माँ अंदर थोड़ी देर के लिए चली गई थी। मुंशी जी मुरादाबाद की, भोना जी की और सोरन सिंह की बातें सुना रहे थे। भाई साहब की सेहत के बारे में चिंता प्रकट कर रहे थे। सोरन को वहाँ नहीं बुलाना चाहिए था, वहाँ तो खुद शराब कबाबी आदमी है। जो सोरन है, जो इनका मुरादाबाद का, इसका क्या कहते हैं उसको, बिसलपुर का जो खेती बाड़ी करता है, उसे बुलवाया गया था क्योंकि वहाँ पर थोड़े उनका खेती बाड़ी का काम भी करेगा, उनका सेवा भी करेगा और थोड़े पैसे का भी बंदोबस्त करेगा, लाया था। मगर माँ बोलती है कि सोरन को क्यों बुलाया गया है उधर, वो तो शराबी है, खुद भी पीता है और मेरे बेटे को भी ख़राब करता है। यहाँ पिताजी भी बोलने लगे कि वहाँ तो खुद शराब कबाबी आदमी है, उसका क्या इत्मीनान। पिताजी अपना झोला ठीक करते हुए यह बात कहते हैं। उसी समय माँ ने बहुत सारे नोट लाकर पिताजी के सामने पटक दिए। इतने रुपए का करूँगा, क्या करूँगा, इतने पैसे लेके मैं क्या करूँगा। पैसे लाके माँ पिताजी के सामने रखती है। पिताजी आश्चर्य से बोलते हैं और उनकी ओर देखते हुए पूछा, तुम्हारा दिमाग तो दुरुस्त है? माँ पूछती है। रख लो, खर्च न हुए तो लौट आएंगे। कहीं समुद्र की तरफ जाना पड़ गया तो किससे मांगते फिरोगे? यानी माँ का हृदय देखिए। माँ ने अभी मुंशी जी की बात सुनी कि वो 2-4 दिन में अच्छे हो जाएंगे और उन्हें टहलने के लिए यानी अच्छी जगह में लेके जाना है। तो माँ बोलती है कि दवा दारू होने के बाद बेटे को समुद्र की तरफ लेके जाना है, यानी समुद्र की तरफ, यानी एक विजिटिंग प्लेसेस, अच्छे अच्छे स्थलों को, जो सौंदर्य, प्राकृतिक सौंदर्य युक्त जगहों पर लेके जाने के लिए ज़रूरत पड़ गई तो क्या करोगे? रख लो पैसे। यहाँ माँ की ममता बताती है। यहाँ जो बात है वो माँ की ममता बताती है। माँ ने बड़ी समझदारी से बात कही और पिताजी ने चुपचाप झोले में रुपया रख लिए। तभी अचानक उन्हें ख्याल आया कि बहुत देर हो चुका है, हुक्का पिया जाए। यहाँ पर दोनों बैठकर थोड़ा सा हुक्का पी लेते हैं। तो आगे, इसके बाद आगे का सत्र जो है, आगे का सत्र हम अगले पार्ट में करेंगे।